हेलो, नमस्कार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी एंड मेरे सभी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। मेरे को खुशी है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है तथा सभी के सभी समझ में आ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं भी आप लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करती रहूँगी तथा एक दिन आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार यही कहती हूँ, आपको सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आज क्या पढ़ना है, फिर कल आएगा तो कल क्या पढ़ना है, बस इसके बारे में ही सोचना है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। बस ये ध्यान में रखो कि हाँ, हमारा कोर्स हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमको इंटरेस्ट आ रहा है। बस ये सोचो। आप हर डेली, हर रोज सोने से पहले 5 मिनट अपने माइंड और अपने अंतर आत्मा से सोचना कि क्या आज मैंने पढ़ा वो अच्छा पढ़ा या मेरे को कितनी खुशी मिली उससे। ये सोच के आप सोना, डेफिनेटली आप उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाओ। जो आज पढ़ रहे हो उससे भी अच्छा कल पढ़ोगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री मूल की संरचना या एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों का शरीर। ठीक है, उन पादपों के शरीर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मूल की आंतरिक उनकी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, तने की भी आंतरिक संरचना पढ़ेंगे और उसके बाद जो पत्ती है उसकी भी हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एक मूल जो एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं और किस तरह से व्यवस्थित है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर में है हमने क्या देखा था, कि हमने देखा था उत्तक तंत्र। कितने प्रकार का उत्तक तंत्र था आपके? 3 प्रकार का उत्तक तंत्र था। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, बरण उत्तक तंत्र और एक आपका सहवन उत्तक तंत्र। ठीक है, इस तरह से हमने ये तीनों उत्तक तंत्र विस्तार से पढ़ लिए थे और आज ये द्विबीजपत्री मूल है या एक बीजपत्री मूल है, उसमें से एक क्वेश्चन बनता है। अगर आपके आ भी सकता है या फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ थोड़ा अलग होता है और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो चीज़ अलग होगी वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और वहीं से पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं द्विबीजपत्री मूल तथा एक बीजपत्री मूल की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी पढ़ेंगे, द्विबीजपत्री मूल। द्विबीजपत्री मूल का क्या मतलब है कि द्विबीजपत्री पादप। अब द्विबीजपत्री पादप तो आप जानते ही होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, पीछे जो स्टार्टिंग के अंदर, कि जिस भी पादप, जो भी पादप है उनके बीज के अंदर कितने पत्तर पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। जैसे आपने नहीं देखा, चना है, चने को यदि हम फोड़ते हैं तो उनकी क्या दाल बनती है और दाल बनने पर क्या है, 2 उनके अलग अलग बनते हैं। ठीक है, पत्तर वो होते हैं, उन्हीं से पत्तर निकलते हैं, तो वो उन पत्तरों से बने हुए बीज पत्तर यानी द्विबीजपत्री। अब देखो, गेहूं का आप बीज लेके देखो, अगर गेहूं के बीज को यदि आप उनको काटोगे तो उनके 2 पत्तर नहीं होंगे और चने के अंदर क्या है, 2 पत्तर हो जाएंगे। यानी जितने भी दाल वाले आपके बीज है वो सभी के सभी क्या है, द्विबीज है, द्विबीजपत्री पादप कहते हैं जब उनसे पादप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो गेहूं आपका क्या हुआ, एक बीजपत्री पादप, तथा जो चना है वो कैसा है, द्विबीजपत्री पादप है। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ हम जो ये संरचना लेके आई हूँ मैं आपके सामने, ये है सूर्यमुखी के पादप की मूल। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर क्या क्या लक्षण है वो हम पढ़ते हैं, पूरे विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, द्विबीजपत्री मूल की हम सबसे पहले क्या लेते हैं, उनकी काट लेते हैं। जैसे मैंने हमेशा आपको बोलती हूँ कि अनुप्रस्थ काट कैसे होगी, इस तरह से, अनुदैर्ध्य काट कैसे होगी, ऐसे। तो ये जैसे मैंने मूल ली, किसकी, सूर्यमुखी के पादप की मूल ली, इसकी मैंने क्या काट की, अनुप्रस्थ काट ली। जैसे ये मैंने क्या काट ली, अनुप्रस्थ काट। इसको फिर मैंने क्या है, सामने करके देखा और सामने करके देखने पर ये कैसी दिखाई देगी, ये आपकी गोल दिखाई देगी। ठीक है, आई बात समझ में?
अब इस गोल वाले हिस्से को मैं नहीं लूंगी, इसका भी मैं क्या करूंगी, एक टुकड़ा ले लूंगी। इसका भी मैं क्या करूंगी, इस तरह से एक टुकड़ा ले लूंगी। ये क्या ले लिया मैंने, एक टुकड़ा। जैसे रोटी नहीं होती है, जैसे आप रोटी लेना आज घर पे, जब भी आप रोटी खाओ तो उसको क्या करना, इस तरह से टुकड़े में काटना और फिर एक बार उसको ट्राई करना कि हाँ ये इसकी सबसे भारी त्वचा है, ये इसके अंदर वलकुट पाया जाता है, ये परिणाम। हालांकि रोटी के अंदर ये नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको याद रखने के तौर तरीके पे जो घर के अंदर या अपने जो दैनिक जीवन है उससे यदि आप जोड़ के पढ़ोगे साइंस, तो उसका इंटरेस्ट ही अलग होगा। यानी गोल जो है रोटी के जैसी जो आकृति, उसका यदि हम एक पीस काट लें, ठीक है, उसका हम क्या काट लें, एक पीस काट लें, तो वो पीस का टुकड़ा कैसा दिखाई देता है, वो पीस का टुकड़ा मैंने यहाँ लाके रखा है। कहाँ लाके रखा है, यहाँ लाके रखा है। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं वो हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से चलेंगे हम सबसे बाहर से लेकर कि ये हमने क्या, जैसे ये इसकी अनुप्रस्थ काट ली, फिर इसको ऐसे किया, तो इसके सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, पादप का जो बाहरी शरीर है उसकी बाहरी परत है, वो हमने पढ़ा था। कौन बना रहा था, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। और उसकी भी सबसे जो बाहर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या थी, ये एक स्तरीय थी, उनकी कोशिकाएं क्या कहलाती थी, बाह्य त्वचा, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ मूल की जो पाई जाती है लेयर, एक स्तर क्या है, सिर्फ एक स्तर है, ये क्या कहलाती है, आपकी बाह्य त्वचा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। ये क्या होगी, एक स्तर होगी, एकल कोशिकीय स्तर होगी। उसके बाद इसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, तीन प्रकार, तीन भागों से मिलकर बना था बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। क्या क्या, बाह्य त्वचा, उसके बाद क्या रंध्र पाए जाते थे और बाह्य त्वचीय उपांग भी पाए जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या इसके अंदर रंध्र थे, मूल के अंदर, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्या इसके अंदर रंध्र थे। अब माना आपका दिमाग घूम गया कि दिमाग में नहीं आ रहा है कि रंध्र था या नहीं था, कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तो आप कैसे याद करोगे कि रंध्र थे या नहीं। अब आप सोचो, रंध्र के बारे में सोचो, रंध्र क्या होते हैं, रंध्र क्या होते हैं कि कुछ कोशिकाएं मिलकर, बाह्य त्वचा जो है उसकी कुछ कोशिकाएं मिलकर क्या कर लेती है, एक वृक्क, मैंने नहीं बताया, ये देखो कि आप कहिए कि मैडम ये आपने कहाँ से वृक्क उठा के रख दिया, तो वो कौन सी थी, द्वार कोशिकाएं थी। द्वार कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही थी, एक छेद बना रही थी। तो रंध्र थे, उस रंध्र से क्या निकलने वाला था, क्या निकलने वाला था, आपका जो आवश्यकता से अधिक जल था, और उसके साथ साथ क्या निकलने वाला था, जो गैसें हैं वो भी, उसका भी क्या करा रहा था, आदान प्रदान करा रहा था, ठीक है। तो सोचो आप, वो गैसों का आदान प्रदान या जल की हानि कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, पर्ण से होती है, ठीक है। तो क्या मूल से होती है, नहीं होती है, ठीक है। यानी मूल क्या करेगी, जमीन से जल का शोषण करेगी, न कि जमीन को वापस जल देगी, ठीक है। तो जल को वापस छोड़ना ही नहीं है, यानी ये क्या है, जमीन है, इस जमीन से जल को क्या है, ग्रहण करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। रंध्र का क्या कार्य है, छोड़ना है। तो अब आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, यदि आप भूल गए हो, समझ में नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ से जल ग्रहण करना है, न कि छोड़ना, तो रंध्र की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ रंध्र क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। जब जल की हानि नहीं हो रही है तो उसको रोकने की कहाँ जरूरत है, यानी जब हानि ही नहीं होगी तो उसको रोकने की कहाँ जरूरत होगी। इसलिए यहाँ इसके ऊपर क्या, क्यूटिकल की परत, और क्यूटिकल की परत का क्या कार्य था कि जल की हानि को रोकना। जब जल की हानि नहीं हो रही है तो उनके रोकने के लिए भी कोई पदार्थ नहीं पाया जाएगा, यानी कि इसके ऊपर कैस्पिरियन जो आपकी क्यूटिकल की परत है वो भी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर क्या था, ठीक है। यानी कि बाह्य त्वचा के अंदर क्या है, एकल स्तरीय पाई जाती हैं, क्यूटिकल व रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ देख लिए, ठीक है। ये द्विबीजपत्री मूल की जो है डिटेल है, इसके अंदर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, रंध्र अनुपस्थित होते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर मूल रोम पाए जाते हैं। बाह्य त्वचीय उपांग मैंने बताए थे कि इसके अंदर क्या है, बाह्य त्वचीय उपांग पाए जाएंगे। अब देखो बाह्य त्वचीय उपांग भी कैसे, कि ये जैसे मैंने ये तीन क्या बना दी, कोशिकाएं बना दी, ये क्या बनाई मैंने, तीन
कोशिकाएं बना दी। और मैंने क्या कहा कि जो बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो ही आगे परिवर्धन करके, यानी ये अपने रूप में आगे और परिवर्धन कर लिया, यही मिलकर क्या बना रही है, बाह्य त्वचीय उपांग। ऐसी स्थिति कहाँ थी, मूल के अंदर थी। तो मूल के अंदर क्या था, एकल कोशिकीय थी और क्या अशाखित थी। क्या इससे मैंने शाखा निकाली है, नहीं, एक कोशिकीय का मतलब है यानी ये एक ही कोशिका है। तो देखो ऐसी कोशिका को बोला जाता है ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि मूल की बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं जो क्या बनाती है, मूल रोम बनाती है, ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। क्या बाह्य त्वचा की सभी कोशिकाएं बना रही थी, नहीं, यानी कुछ ही कोशिकाएं जो बना रही थी उन्हीं कुछ ही कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यानी कि जो ट्राइकोब्लास्ट है वो बाह्य त्वचा की कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो क्या बनाती हैं, मूल रोम बनाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं वल्कुट। वल्कुट यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में कोर्टेक्स। वल्कुट को क्या कहते हैं, कोर्टेक्स। तो देखिए जो कोर्टेक्स है वो क्या है, कैसा है, बहुस्तरीय। अब यहां से देखिए ये क्या है, ये एक कोशिकाओं की लेयर है, ये दूसरी लेयर है। हमने बाह्य त्वचा में तो क्या देखा था, या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र था, उसके अंदर हमने क्या देखा, एक ही लेयर थी कोशिकाओं की, सिर्फ क्या थी, एक ही लेयर थी। लेकिन यहाँ क्या दिख रही है, बहुत सारी लेयर दिख रही है आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कई सारी कोशिकाओं की लेयर मिलकर क्या बना रही है, वल्कुट बना रही है या कोर्टेक्स बना रही है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो हमने बनाई ये कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, जो हमने क्या भ्रूण तक पढ़ा था वहां हमने क्या देखे थे, 3 भाग थे, वल्कुट, परिरंभ और क्या था, मज्जा। उनकी कोशिकाएं किस प्रकार की थी वो भी मैंने वहां बताया था, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा, यानी मृदुतक, स्थूल कोणुतक और दृढ़ोतक की हो सकती है। तो इनकी जो वल्कुट की जो कोशिकाएं मिल रही है वो कैसी है, पेरेन्काइमा, यानी कैसी है, मृदुतक की कोशिकाएं हैं। कैसी हैं, आपकी मृदुतक की कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इन मृदुतक की कोशिकाओं के बीच बीच में क्या पाया जाता है, अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है। देखो अंतर कोशिकीय अवकाश यानी जो ये कोशिकाएं हैं, जैसे ये एक लेयर मिली उसके बाद ये दूसरी, इनके बीच जो अवकाश पाया जाता है ना, उन अवकाश को बोला जाता है अंतर कोशिकीय अवकाश। अंतरा कोशिकीय अवकाश मत कर देना, क्यों, क्योंकि फिर उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अंतर कोशिकीय अवकाश या अंतरा कोशिकीय अवकाश का क्या अर्थ है, अंतरा कोशिकीय अवकाश का होता है, जैसे ये एक मैंने कोशिका ली, इस कोशिका के अंदर कुछ अवकाश पाया जाता है, यानी जैसे इसके अंदर क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, लेकिन इतनी जगह में क्या नहीं पाया जा रहा है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, ये खाली जगह है। इसको हम क्या कह सकते हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाश कह सकते हैं। और अंतर कोशिकीय यानी कुछ कोशिकाओं के मध्य, यानी 4-5 कोशिकाएं हैं उनके बीच में कुछ खाली जगह रह रही हो, ऐसी ऐसा जो अवकाश है उसको क्या बोला जाता है, अंतर कोशिकीय अवकाश बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अब है कि इसकी सबसे भीतरी स्तर अंतःत्वचा। अब मैं यहां बता देती हूँ आपको, देखो ये क्या बनाई, जैसे मैं एक ही लेयर से बनाती हूँ, ये हमने क्या बनाई, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, इसके बीच में ये इतना मैंने क्या बना दिया, कोशिकाओं की लेयर बना दी, यानी ये क्या है, वल्कुट की कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, वल्कुट की कोशिकाएं। और हमने पढ़ा था भ्रूण तक 3 भागों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, वल्कुट, और इसके बाद में ये क्या आ गई, ये आपकी आ गई परिरंभ, क्या आ गई, परिरंभ, और ये इतना क्या है, वल्कुट। यानी वल्कुट की सबसे भीतरी परत या भीतरी स्तर या सबसे आंतरिक जो स्तर है, परिरंभ के पास वाले स्तर जो हैं वो क्या है, उनकी कोशिकाओं के बीच में कुछ पदार्थ का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। जैसे मैंने ये देखो ये करके दिखा दिया, जमाव, ये क्या हो गया, कुछ पदार्थ का जमाव हो गया। ठीक है, ये मैंने इस तरह से, ये जो कौन सी स्तर है, ये सबसे अंत वाले स्तर, परिरंभ के पास वाले स्तर, कोशिकाओं की लेयर जो है उस लेयर को क्या बोला जाता है, इस लेयर को, कोशिका की जैसे ये लेयर है, जैसे इससे पहले मैंने ये नहीं जमाया था, ये जो एक कोशिका की लेयर थी इसको क्या बोला जाता है, अंतःत्वचा, अंतःत्वचा, एंडोडर्मिस, एंडो क्या बोला जाता है, एंडोडर्मिस। ठीक है,
इन एंडोडर्मिस की कोशिकाओं के बीच में क्या जमाव हो जाता है, एक पदार्थ का जमाव होता है जिस पदार्थ को बोला जाता है सुबेरिन। ठीक है, इस सुबेरिन का जमाव होने के कारण ये क्या है, पट्टियां बना लेती हैं। ये सुबेरिन का जो जमाव हुआ है वो पट्टियों के रूप में पाया जाता है और ऐसी पट्टियों को बोला जाता है कैस्पेरी पट्टी। क्या बोला जाता है, कैस्पेरी पट्टी। ठीक है, ये थोड़ा हटकर है तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं कि वलकुट की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है, तो अंतःस्त्वचा। इस अंतःस्त्वचा के अंदर एक पदार्थ का जमाव होता है जिससे पट्टियों का निर्माण होता है। उन पट्टियों को क्या कहा जाता है, कैस्पेरी पट्टी का। या कैस्पेरी जो पट्टियां हैं उनके बीच में, या कैस्पेरी पट्टियां किसकी बनी होती हैं, किसकी बनी होती है, सुबेरिन नामक पदार्थ की। तो यहां से कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, बहुस्तरीय पेरेनकाइमा मृदुतक की ये बनी होती है सभी कोशिकाएं। अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है। सबसे भीतरी स्तर क्या कहलाती है, अंतःस्त्वचा कहलाती है। जिस अंतःस्त्वचा के जो अंदर जो अवकाश पाया जाता है, कौन सा अंतर कोशिकीय अवकाश जो पाया जाता है, उसके अंदर क्या भर जाता है, सुबेरिन भर जाता है। सुबेरिन का जमाव हो जाता है और वो जमाव कैसा होता है, पट्टियों के रूप में होता है। और ऐसी पट्टियों को क्या नाम दिया, कैस्पेरी पट्टियां नाम दिया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। यानी कि हमने भरण ऊतक के क्या पढ़ लिया, कौन सा प्रकार पढ़ लिया, वलकुट पढ़ लिया, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र पढ़ लिया और उसके बाद वलकुट पढ़ लिया। ठीक है, भरण ऊतक का। अब वलकुट के बाद आता है क्या, परिरंभ। अब देखो परिरंभ के अंदर क्या है, इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, पेरेनकाइमा कोशिका यानी मृदुतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ स्तरों की होती हैं, ये क्या है, कुछ ही स्तरों की होती हैं, 2-3 स्तर हो सकती हैं। जैसे इसके अंदर बहुत सारी सतर पाई जाती थी, वैसी सतर नहीं पाई जाती हैं, 1-2 या 2-3 स्तर पाई जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या है, एक ही स्तर बनाई है। ये ऊपर वाली तो क्या है, ऊपर वाली तो अंतःस्त्वचा है, इसके नीचे मैंने ये एक स्तर बनाई है। इस तरह से इसके पास में दूसरी स्तर और हो सकती है, तो कुछ ही स्तरों की होगी। इसके जो आंतरिक स्तर क्या है, अंतःस्त्वचा, और अंतःस्त्वचा के बाद में क्या है, परिरंभ की कुछ ही लेयर पाई जाएगी, कुछ ही स्तर पाई जाएगी, जो क्या थी, मोटी भित्ति वाली स्तर थी। ठीक है, यानी कि आपको जो वलकुट की कोशिकाएं हैं और परिरंभ की कोशिकाएं हैं उसमें आपको अंतर समझ में आया कि दोनों है तो पेरेनकाइमा ही, क्या है, मृदुतक की कोशिकाएं हैं, लेकिन क्या है, वलकुट की जो कोशिकाएं हैं वो क्या पाई जाती हैं, पतली भित्ति वाली। और हमने पढ़ा भी क्या था कि जो आपकी पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है वो पतली भित्ति की होती है। क्यों, इसके अंदर सेल्यूलोज का जमाव कम होता है। लेकिन क्या है, परिरंभ की जो कोशिकाएं हैं वो क्या है, मोटी भित्ति वाली होती है, उनकी भित्ति में क्या है, थोड़ा सेल्यूलोज का जमाव ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, कि दोनों की जो पेरेनकाइमा है उसकी कोशिकाओं में अंतर समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे मज्जा। मज्जा क्या है, ये एक भरण ऊतक का तीसरा भाग है। 2 भाग हमने पढ़ लिए, तीसरा भाग है। तो ये मज्जा कहाँ पाई जाती है, ये आपके केंद्र भाग में पाई जाती है। ठीक है, यानी मूल के बीच में पाई जाती हैं। और ये मज्जा की जो कोशिकाएं हैं वो भी कैसी होती है, पेरेनकाइमा की कोशिकाएं होती है। ठीक है, यानी वलकुट के अंदर भी हमने पेरेनकाइमा की कोशिका पढ़ी और परिरंभ के अंदर भी हमने क्या पढ़ा, पेरेनकाइमा की कोशिकाएं पढ़ी। और मज्जा के अंदर भी क्या पाई जाती है, पेरेनकाइमा की कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन इन दोनों से ये अलग है। कैसे, ये एक तो आकार में छोटी होगी, क्या होगी, आकार में छोटी पाई जाएगी, और क्या होगी, अस्पष्ट होगी। जब आकार में छोटी होगी तो क्या है, उसको हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ये देखो, ये मैंने क्या है, डोंट से बनाया, यानी कि ये छोटी होती है आकार में और स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि वलकुट, परिरंभ और मज्जा की जो पेरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती है उसमें कैसा अंतर है, किस प्रकार का अंतर है। यदि आप एक दूसरे से अंतर करके पढ़ोगे तो आपके स्थायी होगा वो पढ़ा हुआ और आपके अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, यदि मैं आपको ऐसे सीधा पढ़ा देती कि वलकुट की कोशिकाएं ऐसी होती है और ये ऐसी होती है, अंतर नहीं बताती, तो आप रट्टाफिकेशन करते, यानी रट्टा मारते। रट्टा नहीं मारना है, अपन को क्या है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। तो समझ समझ के किस तरह से पढ़ेंगे, इसमें अंतर स्पष्ट करते हुए, क्योंकि पेरेनकाइमा की कोशिकाएं तीनों में ही पाई जाती है, लेकिन तीनों में अंतर क्या हुआ,
अंतर ये कि वल्कुट की जो पेरेन्काइमा है वो पतली भित्ति वाली होती है, परिरंभ की जो पेरेन्काइमा है वो थोड़ी मोटी भित्ति वाली होती है, और मज्जा की जो पेरेन्काइमा है वो अस्पष्ट होगी क्योंकि छोटी होगी आकार में। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का जो सहवन उत्तक है या सहवन उत्तक तंत्र जो बनता है वो कैसा होता है और किस प्रकार से उसके अंदर जाइलम की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो देखिए सहवन उत्तक कैसा होगा, अर्य होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चरर के अंदर बताया था कि अर्य कैसा होता है या फिर संयुक्त सहवन मंडल कैसा होता है। मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। देखो मूल कहीं भी आ जाए, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, हमने देखा था कि मूल के अंदर क्या है, जो सहवन बंडल यानी सहवन उत्तक है वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे अर्य रूप में। अब अर्य रूप कैसा होता है, जैसे एक मैंने ये मूल की ले ली और ये मैंने तने की ले ली, ये क्या है आपका मूल और ये तने की काट है। ठीक है, इसके अंदर कैसे पाया जाता था अर्य, यानी कि ये मैंने क्या बना दिया जाइलम, ये क्या है जाइलम, और फिर क्या है फ्लोएम, फिर मैंने क्या बना दिया जाइलम, फिर मैंने क्या बनाया फ्लोएम, फिर मैंने क्या बना दिया जाइलम, फिर फ्लोएम, और फिर मैंने क्या बना दिया जाइलम और फिर फ्लोएम। इस तरह से ये जो व्यवस्था थी वो क्या कहला रही थी अर्य, यानी एकांतर क्रम में जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर क्रम में एक के बाद एक, और क्या है अलग अलग तिर्ज्याओं पे, ये व्यवस्था क्या कहलाती है अर्य। और अर्य हमको पता है कहाँ पाई जाती है मूल के अंदर। अब तने के अंदर कैसी थी वो मैं यही बता देती हूँ, और मैंने पीछे भी बताया था, लेकिन यहाँ समझने के तौर पे आप देखो संयुक्त कैसा पाया जाता था, संयुक्त सहवन मंडल, संयुक्त यानी जाइलम तथा फ्लोएम दोनों क्या थे संयुक्त रूप में जुड़े हुए थे। जैसे ये मैंने क्या बनाया जाइलम, ये मैंने क्या बनाया जाइलम और इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया फ्लोएम, और ये मैंने क्या बनाया जाइलम फिर और इसके साथ मैंने जोड़ दिया फ्लोएम, ये जाइलम और इसके साथ जोड़ा फ्लोएम। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था कि गोला किसको दर्शा रहा है, फ्लोएम को दर्शा रहा है, तथा त्रिभुज जो है वो किसको दर्शा रहा है, जाइलम को दर्शा रहा है, किसको जाइलम को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ दोनों जाइलम तथा फ्लोएम कैसे नजर आ रहे हैं आपको, जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, यानी कौन सा संयुक्त सहवन बंडल। तो क्या ये दोनों के दोनों एक ही त्रिज्या पे पाए जाते हैं, यस, क्योंकि ये देखो आपको जुड़े हुए हैं तो एक ही त्रिज्या पे पाए जाते हैं। ये था इसके अंदर अंतर, और ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको अर्य का समझ में आया अर्थ क्या है, यानी इस तरह से व्यवस्थित होगा जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, फिर देखो फिर आता है बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक क्या होता है, हमने दोनों पढ़े थे, एक बाह्य आदि दारुक और एक क्या है मध्य आदि दारुक। ये जाइलम के जो बनने के प्रकार है कि एक जाइलम के अंदर जो जाइलम की कोशिकाएं हैं वो किस तरह से बनती है, यानी जाइलम आपके दो प्रकार से बनते हैं, एक प्रोटोजाइलम होता है एक मेटाजाइलम होता है। जो प्रोटोजाइलम होता है वो पहले बनने वाला जाइलम होता है, और फिर उसी के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं उसको बोला जाता है मेटाजाइलम। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो बाह्य आदि दारुक का क्या अर्थ है कि प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, परिधि की तरफ, तथा मेटाजाइलम कहाँ होगा, केंद्र की तरफ। ऐसी स्थिति या ऐसी जाइलम की व्यवस्था क्या कहलाती है, बाह्य आदि दारुक कहलाती है। और मूल के अंदर कैसी व्यवस्था पाई जाती है, ये बाह्य आदि दारुक, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं कि, या फिर मैंने एक और भी तरीका आपको बताया, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्डों से देखो। सबसे पहले ये जो वर्ड दिया हुआ है इसके अंदर क्या नाम दे रखा है, बाह्य। बाह्य का अर्थ है कि बाहर, यानी यहाँ ये जो जाइलम बना है यानी ये जाइलम है, इसके अंदर मैंने दो कंडीशन बता दी। क्या बता दी, दो कंडीशन बता दी, यानी कि ये जो काला भाग दिखाया है ये मैंने क्या दिखा दिया प्रोटोजाइलम, और ये मैंने क्या दिखा दिया मेटाजाइलम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनता है प्रोटोजाइलम, यानी कि इस तरह से ये मूल है, किस तरह से, इस तरह से है, और ये इसकी व्यवस्था है। तो ये कहाँ दिख रहा है, परिधि की तरफ। ठीक है, यानी परिधि की तरफ, यानी बाहर सबसे पहले भार के रूप में क्या हो रहा है जाइलम का निर्माण, यानी बाहर से स्टार्ट हो रहा है बनना जाइलम, अंदर की तरफ बनता जा रहा है। बाहर से स्टार्ट हो जाइलम, स्टार्ट होने वाला जो जाइलम है वो क्या कहलाता है प्रोटोजाइलम। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो।
ठीक है, तो ये फिर कैसे आया, अंदर की तरफ बना, यानी प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ, मेटाजाइलम केंद्र की तरफ। ऐसी व्यवस्था बाह्य आदिदारक। और बाह्य आदिदारक कहाँ पाई जाती है, तो आपकी मूल के अंदर पाई जाती है, चाहे वो एक बीजपत्री चाहे वो द्विबीजपत्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्या है। तो देखिए सहवन ऊतक, यानी इसके अंदर 2 से 4 क्या पाए जाते हैं, सहवन बंडल। अब सबसे पहले तो देखो सहवन बंडल क्या होता है। सहवन बंडल है जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सहवन बंडल बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, सहवन बंडल। यानी कि इसके अंदर क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम के बंडल कितने पाए जाएंगे, 2 से 4। जैसे ये जाइलम तथा ये फ्लोएम मिलकर एक बंडल, ये 2, ये 3 और ये 4। जैसे ये कितने बंडल की व्यवस्था है, 4 बंडलों की व्यवस्था है। तो 2 पाया जाता है या 3 पाया जाता है या 4 पाया जाता है। ये व्यवस्था 2 से 4 की व्यवस्था किसमें पाई जाती है, यानी 2 से लेकर 4 तक 7 बंडल किसमें पाए जाते हैं, द्विबीजपत्री मूल में पाए जाते हैं। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ। ठीक है, ये पूछा जाता है कि 7 बंडल की संख्या कितनी होती है, या द्विबीजपत्री मूल में 7 बंडलों की संख्या कितनी होती है, 6 से अधिक, 6, 2 से 4 या 1 से 2। क्या करना है आपको, 2 से 4। ठीक है, अब देखो एक और रह गया कि जाइलम जो है, जाइलम क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो जाइलम की कोशिकाएं हैं वो कैसी है, बहुकोणीय आकृति की। अगर याद आ रहा है तो मैंने पिछले जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, वहां मैंने जाइलम तथा फ्लोएम जहां बताए थे, वहां मैंने बताया था कि जाइलम की कोशिकाएं कितने प्रकार की हो सकती है, 4 प्रकार की। गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, छड़ाकार हो सकती है, और एक प्रकार मैंने बताया था बहुकोणिक। बहुकोणिक अर्थ है कि ये इस तरह से इसके अंदर क्या है, कई सारे कोण पाए जाएंगे। तो ऐसी कोशिका किसके अंदर पाई जाती है, द्विबीजपत्री के जो द्विबीजपत्री मूल के जो जाइलम है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। फिर हम देखते हैं एक बीजपत्री मूल। आपको क्या करना है, सिर्फ द्विबीजपत्री मूल पढ़ना है। द्विबीजपत्री मूल पढ़ने के बाद में इस मूल के अंदर, एक बीजपत्री मूल के अंदर अंतर क्या है, सिर्फ अंतर पढ़ना है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अंतर करके यदि आप पढ़ोगे तो वो ज्ञान स्थायी रहेगा। ठीक है, अब आपको ये 5 टॉपिक अच्छे से याद हो गया। बाह्य त्वचा क्या है, वलकुट क्या है, परिरंभ क्या है, मज्जा क्या है, सहवन ऊतक क्या है। कुछ नहीं, ये जो मैंने तीनों ऊतक तंत्र बताए वो ही है। एक मूल के अंदर जो मैंने तीनों ऊतक तंत्र बताए वो ही है। यानी पादप किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से। कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही है, ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बना रही है, ऊतक तंत्र। और ऊतक तंत्र मिलकर क्या बन गया, एक पादप। वैसे ही हमारा शरीर जैसे बनता है, उसी तरह से पादपों का भी शरीर का उसी तरह से निर्माण होता है। तो ये जो ऊतक तंत्र कहें तो बाह्य त्वचा क्या पढ़ी हमने, एपिडर्मिस क्या था, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। फिर हमने क्या, भ्रूण ऊतक तंत्र के। इस तरह से आप याद कर लो कि बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र हो गया, और फिर हम पढ़ेंगे जैसे इसी तरह से क्रम से पढ़ना। फिर हम क्या पढ़ेंगे, भ्रूण ऊतक तंत्र। और भ्रूण ऊतक तंत्र के आपको 3 भाग याद होने चाहिए, वलकुट, परिरंभ और मज्जा। आपका भ्रूण ऊतक तंत्र हो गया। फिर रहता है सहवन ऊतक तंत्र। तो ये सहवन ऊतक बंडल पढ़िए, या सहवन ऊतक तंत्र क्या होता है, इसके अंदर किस तरह से एक द्विबीजपत्री के अंदर पाया। देखो, एक बीजपत्री मूल को पढ़ने से पहले आपको क्या है, ये अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, द्विबीजपत्री मूल। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री मूल के अंदर अंतर समझना है बस। और एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री मूल में अंतर कितने हैं, 3 अंतर हैं। तो देखते हैं हम कौन से अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है कि जो सहवन बंडल यहाँ हमने क्या पढ़े थे, 2 से 4 पढ़े थे, वो सहवन बंडल यहाँ एक बीजपत्री मूल में कैसे होंगे, 6 सहवन बंडल होंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या बनाए थे, ये तो मैंने ये जो देखो यहाँ मैंने 4 बनाए थे, वैसे इसी तरह से क्या है, कई सारे यानी 6 होंगे, 6 या 6 से अधिक पाए जाएंगे। ठीक है, 7 बंडल क्या होंगे, 6 से अधिक पाए जाएंगे। ठीक है, पहला अंतर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, जाइलम जो आपके द्विबीजपत्री की जाइलम की कोशिका थी वो कैसी थी, बहुकोणीय आकृति की थी। यानी पहले हमने जो जाइलम पढ़ा था उसकी कोशिकाओं में क्या, जो जहां हमने स्टार्टिंग में जाइलम तथा फ्लोएम पढ़े, वहां हमने जाइलम की कितने प्रकार की कोशिकाएं देखी, 4 प्रकार की। कौन कौन सी,
गोलाकार, अंडाकार, छड़ाकार और आपकी बहुकोणिक, जिसमें से बहुकोणिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जाइलम, जो द्विबीजपत्री मूल का है। तो एक बीजपत्री मूल के अंदर जो जाइलम की कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? गोलाकार आकृति की होती है। ठीक है। फिर तीसरा और लास्ट जो अंतर है वो है मज्जा का। तो जो हमने द्विबीजपत्री मूल की मज्जा हमने पढ़ी थी वो कैसी पढ़ी थी? छोटी थी, अस्पष्ट थी। अब देखो यदि छोटी होगी तो वो क्या आपको स्पष्ट दिखाई देगी? जैसे मैं क्या बोलती हूँ कि इस पृथ्वी पे सबसे छोटा जो जीव है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा है। तो क्या आप माइकोप्लाज्मा को स्पष्ट रूप से देख सकते हो? नग्न आंखों से तो देख ही नहीं सकते। फिर आप यदि सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखो तो भी नहीं दिखेगा। वो मज्जा यहाँ क्या थी? छोटी तथा अस्पष्ट थी, लेकिन यहाँ क्या है? मज्जा बड़ी होगी तथा स्पष्ट होगी। जैसे यहाँ मैंने बना रखी है, ये कैसे हैं? एक बीजपत्री के अंदर जो है मैंने दिखाई है यहाँ, तो इसके अंदर मैंने क्या है? बड़ी दिखाई है तथा स्पष्ट रूप से दिख रही है। ठीक है। तो ये थे तीनों एक बीजपत्री मूल के अंदर अंतर। आई होप आपको ये सभी का सभी समझ में आया है, और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तथा समझ में आया है तो आप लाइक कर दीजिए, जिससे क्या है? मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको आगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाती रहूँगी और आपको ये बायोलॉजी कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है। वैसे मैं साइकोलॉजी भी कुछ ही दिनों में आपके क्या है स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़े क्या है स्कूल चल रहे हैं, जैसे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेगी तो मैं साइकोलॉजी भी स्टार्ट कर दूँगी। कुछ नहीं, आपके 7-8 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको 2 महीने ये नहीं सोचना है। मैंने देखे हैं कमेंट कि 2 महीने में कैसे पढ़े मैडम, बहुत ज़रूरी है जॉब लगना। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि 2 महीने में क्या कर पाएंगे। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप आगे का टाइम मत देखो, जो आप वर्तमान में देख रहे हो, भविष्य में जाने से पहले आप वर्तमान में क्या कर रहे हो वो देखो कि आज क्या कर रहे हो, आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है। और कितना हमने अंदर ग्रहण कर लिया। एक दिन का लेकर चलो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर चलो। वही बात है कि घर के यदि कार्य हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और यदि एक साथ सभी कार्य को ले लेंगे तो वो कार्य नहीं होने वाला है। ठीक है। इसीलिए आज हर डे के लिए, पर डे के लिए सोचते रहिए और इसी तरह से तैयारी रखिए, और एक आप रेगुलरिटी बना के रखिए। ये नहीं कि आज ज़्यादा पढ़ लिया और कल कम पढ़ा, उससे फिर आगे ये नहीं, कंटिन्यूटी बना के रखो। ठीक है। तो आपकी पढ़ाई बेस्ट होगी और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है। तो ओके, टेक केयर।